हम स्टार्ट करें आज फीडबैक फॉर्म मतलब यूज़र से हम फीडबैक ले लेंगे और उसको हम लोकल स्टोरेज में सेव भी करवाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये मैंने थोड़ी सी इसको डिज़ाइन कर दिया आपके हिसाब से मैं दिखाने के लिए कि आपके पास इमेज गैलरी कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे ये काउंट के थ्रू होगा काम। बाकी हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया, कॉन्टैक्ट पेज हमारे पास हो गया, अबाउट का पेज हमारे पास हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट्स का पेज था जिसमें हमने लास्ट टाइम जो है सर्चिंग की थी, फिर डिज़ाइनर्स है हमारे पास है और डिज़ाइंस का पेज है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बेसिक डिज़ाइन कर लेना है। अब हम जा रहे हैं फीडबैक के पेज के ऊपर और यहाँ पे हम एक फीडबैक फॉर्म बनाएंगे और यूज़र से हम फीडबैक लेंगे। तो कोडिंग पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे कोड पे आ गए हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो है फीडबैक पेज पे आ रहे हैं। एक फॉर्म बनाएंगे हम यहाँ पे, तो मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ। फॉर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पे इनपुट आएगा जिसमें हम यूज़र नेम ले लेंगे। इनपुट यूज़र नेम जो ले रहे हैं वो हमारे पास टेक्स्ट होगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक इनपुट बना रहे हैं जिसमें हम यहाँ पे ईमेल ले रहे हैं, तो इनपुट टाइप ईमेल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे प्लेस होल्डर में साथ साथ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लेस होल्डर और एंटर यूज़र नेम, सेम यहाँ पे भी मैं एक प्लेस होल्डर लगा रहा हूँ, प्लेस होल्डर एंटर ईमेल। ठीक है, और एक इनपुट मैंने लगा दिया यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लगा रहा हूँ, बिल्कुल टेक्स्ट एरिया जिसमें हमारे पास पूरा यहाँ पे एक फीडबैक आएगा। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा प्लेस होल्डर टाइप हियर। ठीक है, तो बेसिक सा एक मैंने यहाँ पे फॉर्म बना लिया है। यहाँ पे आपको फॉर्म भी दिख रहा है, स्टाइलिंग कर सकते हो आप अपने हिसाब से। अच्छा, इसमें एक इनलाइन स्टाइलिंग होती है जो मैंने अब तक आप लोग को नहीं बताई है, तो इनलाइन स्टाइलिंग होती कैसे आप वो मैं बता रहा हूँ साथ साथ। इनलाइन स्टाइलिंग नॉर्मल स्टाइलिंग जिस तरीके से आप करते हो वैसे ही हम स्टाइलिंग करें, लेकिन स्टाइल के टैग के अंदर करेंगे। स्टाइल का टैग क्या होता है? स्टाइल आपने लिखा है यहाँ पे एट्रीब्यूट, स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर आपके पास अभी यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट आ रहे हैं। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एक और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यानी एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम यहाँ पे अब स्टाइलिंग डिफाइन कर रहे होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल CSS आप एक्सटर्नल करते हो एक्सटर्नल फाइल में, हम यहाँ पे इनलाइन CSS कर रहे हैं। इनलाइन CSS मैंने कह दिया इसको कि आप जो है बॉर्डर लगा दें, और बॉर्डर करके मैंने यहाँ पे बता दिया 1px सॉलिड रेड सॉलिड जी। इसके साथ एट्रीब्यूट जो है एक्शन का क्या काम है? फॉर्म के साथ जो एक्शन यहाँ पे हमारे पास जो है एक्शन मेथड डिफाइन करते हैं कि एक्शन होगा क्या, और एक मेथड होता है पोस्ट मेथड, गेट मेथड। ये आगे जाओगे जब आप API बैकएंड पढ़ रहे होगे तब वहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसको भी हटा दो ना सर। हटा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे को ये बता रहे हैं रेड बॉर्डर। जब भी आपको कोई चीज़ स्टाइलिंग नहीं समझ आती है आप एक बॉर्डर लगा के चेक कर लें आपकी विड्थ कितनी आ रही है। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो विड्थ आ रही है वो पूरी रेड जो आपके पास आ रहा है बॉर्डर, ये पूरी विड्थ है। मैं इसको इनलाइन फ्लैक्स कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले लिखा, सजेशन आता है आपके पास, यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया और मैंने फ्लैक्स यहाँ पे वैल्यू मैंने एज अ स्ट्रिंग लिख दी। जो फ्लैक्स किया मैंने यहाँ पे, तो फ्लैक्स मेरे पास एक लाइन में आ गया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। अभी मेरे पास एक रॉ में चलता हुआ है, मैं चाह रहा हूँ एक कॉलम में आ जाए, तो मैं इसकी कॉलम में डायरेक्शन कर रहा हूँ तो कॉलम कर दूँगा। ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन, और वैल्यू हमेशा आपके पास जो है इन्वर्टेड कॉमास स्ट्रिंग में लिखी जाएगी इसकी, तो कॉलम कर दिया। अब ये लाइन बाय लाइन आपके पास आ गया। BR का टैग नहीं लगा सकते? ठीक है, जब स्टाइलिंग कर रहे हो तो BR क्यों लगाओगे? BR आपका फिर स्टाइलिंग ख़राब होगी। CSS लगाओगे, CSS आपके ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और मैं इसको विड्थ बता रहा हूँ कि विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो विड्थ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, विड्थ हो जाए मेरे पास यहाँ पे 80%। 80% मेरे पास विड्थ हो गई। अब मैं इसको हाइट भी बता रहा हूँ साथ साथ, कॉमा लगा के मैंने इसको हाइट भी बता दी। हाइट कर दो आप कितनी, आप कर दें इसकी हाइट 400px। ठीक है, हाइट होगी 400px। अब अंदर का कंटेंट जो है हमारे पास उसका हमने बढ़ाना पड़ेगा। आपको पता है टेक्स्ट एरिया का आप जो है यहाँ पे रॉज आती हैं आपके पास, कितनी रॉज चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप रॉज बता दें, उस हिसाब से आपका टेक्स्ट एरिया बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 10 कर दी दिखाने के लिए। ठीक है, अब जस्टिफाई सेंटर करना है, तो एक होता है हमारे पास फ्लैक्स के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, दूसरा होता है अलाइन आइटम सेंटर। फ्लैक्स आप लोग ने पढ़ना है अगर, तो फ्लैक्स के लिए एक यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। एक तरह से गेम ही है, फ्रॉगी फ्लैग बॉक्स। ये आपके पास एक तरह से गेम है। अगर आपको ये खेल लेते हो और आपको पूरा आ जाता है तो आप आसानी से फ्लैक्स सीख जाओगे। ठीक है,
लिखा हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या करना है, मैंने इसको एज अ कार्ड समझ लें, ये कार्ड है आपके पास, ये इमेज है, इसको मैंने राइट साइड पे लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फ्लेक्स। प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहे हैं इसकी वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, जस्टिफाई कंटेंट। उसके बाद वैल्यू कौन सी लगेगी वो भी बता रहे हैं आपको, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट मैंने लिखा और अब मैं यहाँ पे सेंटर कर रहा हूँ, इस सेंटर में आ गया। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड तो उस तरफ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट तो लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेंटर लगा दिया मैंने, ठीक है। और इसी तरीके से एक होता है अलाइन आइटम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल के ऊपर काम करता है। एक हॉरिजॉन्टल पे काम करेगा, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल चलता है, और आपका अलाइन आइटम वर्टिकल चलता है। जब आपने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो अपोजिट हो जाएगा। अब जस्टिफाई कंटेंट आपके पास वर्टिकल पे काम करेगा और अलाइन आइटम आपका हॉरिजॉन्टल पे काम करेगा, ठीक है। अलाइन आइटम मैं सेंटर लगा रहा हूँ। जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकल पे काम करेगा, अब वर्टिकल पे करेगा, ठीक है। फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज कर दी ना। अच्छा और अगर रो होती तो ये वैसे ही काम करता। हाँ, ठीक है। बाकी आप इसको विथ जो है फुल विथ कर दें, ठीक है। 100%। इसको सेट करना पड़ेगा स्टाइलिंग में आपको। स्टाइल का एट्रीब्यूट यहाँ पे भी मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी विद मेरे पास इतनी ही है। ऊपर हमारे पास यहाँ पे कहीं पे मसला होगा, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम, ठीक है। तो मैंने इसको अलाइन आइटम हटा दिया तो मेरे पास ये फुल विथ पे आ गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या करना है, बाकी ये करना है कि इसको सेंटर में लाना है फॉर्म को। तो फॉर्म को सेंटर में लाने के लिए फॉर्म को मैं मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट दूंगा ऑटो, तो मेरे पास ये खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा। बेसिक स्टाइलिंग है, आपको आती है, बस मैं हल्की सी सेट कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। मेन टैग के अंदर ना फॉर्म, ठीक है, फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे मार्जिन लगा दिया। और मार्जिन टॉप बॉटम मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ कि आप टॉप बॉटम 20 px ले लें, बाकी आप ऑटो कर दें। ये सेंटर में आ गया, सही है। हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे। सर अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट उसको लगा दें जस्टिफाई कंटेंट, नहीं होगा। जस्टिफाई कंटेंट फिर हॉरिजॉन्टल में चलेगा ना, हाँ लेकिन हॉरिजॉन्टल में चलेगा, हॉरिजॉन्टल में चलेगा, फिर यूँ नहीं आएगा। स्पेस बिटवीन अभी न्यू आई आपके पास, फिर आपके पास हॉरिजॉन्टल में काम करेगी। अभी वर्टिकल में, अभी वर्टिकल में ना, इन तीनों के दरमियान में यूँ आ रही है स्पेसिंग, फिर आपके पास यूँ चलेगी सीधा स्ट्रेट। अलाइन आइटम लगा दें। अलाइन आइटम से सिर्फ सेंटर और आपके पास लेफ्ट राइट होता है, स्पेस बिटवीन नहीं होता उसमें, ठीक है। फीडबैक फॉर्म बना दिया, मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर रहा हूँ और, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। एक सबमिट बटन आ गया मेरे पास। इसको भी स्टाइल कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे फिर से स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, स्टाइल। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ मैं, इसका बैकग्राउंड कलर इसका कर रहा हूँ ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कलर हो गया, और कलर मैं इसका कर रहा हूँ वाइट। ये इनलाइन स्टाइल होती है, ठीक है। बाद में जाके फिर ये भी इस्तेमाल की जाती है आपको, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्म बना दिया यहाँ पे। अब मैं इसमें से वैल्यूज़ गेट करूँगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ गेट करने के लिए हमारे पास जो है यूज़र नेम है, ईमेल है, और आपके पास कमेंट्स है। तो इसके लिए मैं 3 स्टेट यहाँ पे यूज़ स्टेट बना रहा हूँ। यूज़ स्टेट क्या करता है आपके पास, पहले ही मैंने बताया कि डेटा स्टोर करता है। तो हम इनपुट में जो डेटा लिखेंगे वो हमको डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक यूज़ स्टेट बना रहा हूँ, कॉन्स्ट यूज़र नेम कॉमा सेट यूज़र नेम इक्वल टू यूज़ स्टेट, ठीक है। इनिशियल वैल्यू एम्प्टी, ठीक है। इसी तरीके से और बना रहा हूँ मैं यहाँ पे यूज़ स्टेट हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसके अंदर हमने रख दिया ईमेल, और इनिशियल स्टेट हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग। इसी तरीके से
यूज़ स्टेट मैंने यहाँ पे बनाया एक और कमेंट्स रख दिया मैंने, ठीक है, या फिर आप फ़िलहाल कमेंट्स ही रख दिया मैंने, ठीक है। फ़िलहाल इनिशियल वैल्यूज़ की 0। अब मैंने इनपुट से वैल्यू निकालनी है और वैल्यू उठा के मैंने लानी है स्टेट के अंदर, अपने लोकल स्टोरेज के अंदर तो लानी है। अपना लोकल स्टोरेज से पहले मैंने सबसे पहले इसके अंदर स्टेट के अंदर स्टोर करवानी है। तो हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होता है ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज में सबसे पहले इनपुट मेरा ईमेल का यूज़र नेम का है, तो मैं यहाँ पे एक ऑन चेंज का इनपुट लगा रहा हूँ, ऑन चेंज का एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ, ऑन चेंज लगाया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे अपना सेट यूज़र नेम करवाऊँगा। सेट यूज़र नेम करवाने से पहले मुझे यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास करना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ पे सेट यूज़र नेम करवाऊँगा और इसके अंदर अब हमारे पास वैल्यू आएगी कोई ना कोई, ठीक है। वो वैल्यू कहाँ से आएगी? e.target.value, ई लिखा मैंने एज अ पैरामीटर और इस e.target.value से मैं अपनी वैल्यू जो भी यूज़र टाइप कर रहा होगा वो मैं गेट कर लूँगा। ई की जगह कुछ भी लिख सकते हो, ई लिखा जाता है ज़्यादा, ठीक है। इवेंट की तरह इसको लिया जाता है। नेम का टैग आपके पास जो है, आप यहाँ पे नेम रख सकते हो कि आप क्या निकलवा रहे हो, ठीक है। आगे जाके इस्तेमाल होता है जब हम एक ही ऑन चेंज का फंक्शन चलाते हैं और उससे हम डेटा गेट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यूज़र नेम आपने फिलहाल इसको ऐसे छोड़ दिया हमने, ठीक है। और ऑन चेंज हमारे पास चल गया। अब मैं यहाँ पे कंसोल भी करवा रहा हूँ, console.log यूज़र नेम। यूज स्टेट के साथ ये जो है अपना e.target ऑन चेंज चलाना जरूरी है ना? ऑन चेंज चलेगा जब भी इनपुट से वैल्यू दोगे आप, ऑन चेंज चलेगा इनपुट से वैल्यू और e.target.value आएगा, ठीक है। हमने यूज़र नेम कंसोल करा दिया है। मैं कंसोल पे जाके चेक कर रहा हूँ और कंसोल पे जब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो जो भी टाइप करूँगा वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। डिस्प्ले हो रहा है आपको यहाँ पे, ये यूज़र नेम आपने गेट कर लिया। सेम एज इट इज़ हम भी यहाँ पे एक और यूज़र नेम की तरह आप यहाँ पे ईमेल भी करेंगे और हम यहाँ पे कमेंट्स भी करेंगे। तो सेम कॉपी किया मैंने, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ दोबारा से और अब सेट यूज़र नेम की जगह सेट हो जाएगा ईमेल। नेक्स्ट में हो जाएगा कमेंट, दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इस दफ़ा सेट कमेंट्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये हम यूज स्टेट काफ़ी टाइम से हम इसको लेके चल रहे हैं, यूज स्टेट के ऊपर काम करें। तो यूज स्टेट आपको जब क्लियर हो जाएगा तो डेटा आप आराम से गेट कर लोगे, डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मेरे पास यहाँ पे यूज़र नेम में टाइप कर रहा हूँ, मैंने क्लियर कर दिया इसको और यहाँ पे यूज़र नेम टाइप कर रहा हूँ। ईमेल टाइप करने के लिए ठीक है, ठीक है। बाकियों को मैंने कंसोल नहीं करवाया इसलिए कंसोल आपके पास नहीं आ रहा। अब अगर मैं लगा देता हूँ कंसोल, तो यहाँ पे कंसोल में लगा रहा हूँ console.log यूज़र नेम, ईमेल और यहाँ पे कमेंट्स। हल्का सा चेंजेस करूँगा मैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आ गया। ये विदाउट सबमिट के जो है ये कंसोल में आ रहा है। अभी फ़िलहाल ऑन चेंज है ना, जब जब चेंजेस होंगी तब तब आपके पास वैल्यू नहीं आती जाएगी। अब हम जब सबमिट करेंगे तो हमको कंसोल में तब चाहिए। अभी हमने कंसोल में डायरेक्ट डिस्प्ले करवा दिया। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जब क्लिक हो सबमिट तब ही मेरे पास कंसोल में डेटा है। तो मैंने तीनों कंसोल हटा दिए। अब मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन हैंडल सबमिट। इस हैंडल सबमिट का क्या काम होगा कि इसको जब मैं बताऊँगा कि मैंने बटन क्लिक किया है तभी ये मेरे पास डेटा ला के देगा, उससे पहले नहीं ला के देगा, ठीक है। तो हैंडल सबमिट में मैंने यहाँ पे कंसोल करवा रहा हूँ console.log और अब मैं तीनों चीज़ें एक साथ करवा रहा हूँ। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस नाम से कि लेट न्यू फीडबैक इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर मैं बता दिया कि यूज़र नेम है हमारे पास, कॉमा ईमेल है हमारे पास, कॉमा आपके पास कमेंट्स है, ठीक है। तो न्यू फीडबैक आ गया। अब न्यू फीडबैक के अंदर मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तीनों उसमें रख दिए। अब डायरेक्टली न्यू फीडबैक जब मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊँगा तो न्यू फीडबैक में हमारे पास यहाँ पे पूरा डेटा आ जाएगा। अब ये हैंडल सबमिट मुझे कॉल करना है। तो दो तरीके हैं कॉल करने के। एक आप ऑन क्लिक जो इनपुट बटन लगाया आपने उस पर ऑन क्लिक लगा दें, ठीक है। तो मैं उससे भी करवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगाया ऑन क्लिक, जब हो आपके पास तो आप हैंडल सबमिट कॉल करते हैं, सिंपल। क्योंकि अब आपके पास पैरामीटर्स नहीं है यहाँ पे। जब यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं है तो ये डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। ना इसके लिए एरो फंक्शन की ज़रूरत है इससे पहले, ना इसके साथ पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत है, सही है। सबमिट करूँगा मैं,
मेरे पास डेटा जा रहा है लेकिन क्या हो रहा है, इनवैलिड नॉन प्रॉपर्टी क्लास। ये छोड़ दें इसको, क्लास है ना, क्लास कहाँ पे लगा दिया हमने, जब तक नैपबार कंपोनेंट में लगा हुआ है, उसको छोड़ दें, नैपबार कंपोनेंट तो अलग है, यहाँ पे बता रहा हूँ। दोबारा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्लास नेम डबल लिख दिया हमने, लाइन नंबर 21। ठीक है, दोबारा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ईमेल के साथ मैं यहाँ पे कमेंट्स लिख रहा हूँ, कमेंट्स लिख दिए मैंने। अब जब मैं ऑन क्लिक सबमिट करूँगा तो मेरे पास सबमिट होके एक मामूली से सेकंड के लिए मेरे पास यहाँ पे कंसोल में डिस्प्ले हो रहा है, और वो होते ही आपके पास क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है आपके पास, दोबारा देखना, क्योंकि आपके पास स्क्रीन वो है तो स्क्रीन डायरेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा होगा। जैसे ही सबमिट करूँगा तो ये दोबारा मेरे पास क्या होगा, ये फीडबैक फॉर्म पर फॉर्म वैलिडेशन भी लगानी पड़ेगी ना। वो वैलिडेशन तो आप लगाओगे, रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगा तो लग जाएगी सीधे सीधे, बस ठीक है। फिर मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, आपको कंसोल में दिखेगा 1 सेकंड के लिए, फिर गायब हो जाएगा। हमारे पास स्क्रीन शेयर हो रही है तो उसकी वजह से लैग कर रहा है, तो 1 सेकंड के लिए दिख रहा है और फिर गायब हो रहा है, इसका मतलब ये रीलोड हो रहा है। क्लिक करें, मतलब अभी जैसे ही सबमिट किया है तो आपके पास कंसोल में आना चाहिए, कंसोल में आपको नज़र नहीं आ रहा, वो क्लिक होते ही आ रहा है 1 सेकंड के लिए और फिर गायब हो रहा है, मतलब आपका पेज रीलोड हो रहा है। तो ऑन सबमिट पे पेज रीलोड हो रहा है, तो वहाँ पे आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं कर रही काम, मतलब कि आपने रीलोड नहीं करना था और वो रीलोड हो गया। तो हम इसको रोकेंगे, और कैसे रोकेंगे, हम यहाँ पे हैंडल सबमिट के अंदर जो है एक पैरामीटर गेट करेंगे, और वो पैरामीटर आपका जो है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट होगा। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करके हम एक पैरामीटर ई लगाया हमने यहाँ पे, और ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे एक मेथड कॉल करें, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे अब आपका पेज रिलोड नहीं होगा। सबमिट किया, अब आपके पास खाली डेटा था तो खाली आ गया आपको, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड, अब आपके पास आ रहा है। पहले ये क्या करता, रीलोड हो रहा था और डेटा आपके पास गायब हो रहा था, ठीक है। अब जो आप यूज़र नेम की वैलिडेशन की बात करें तो यहाँ पे आप जो है, अच्छा 2 तरीके मैंने बताया था आपको, एक हमने इनपुट पे कर दिया, दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट लगा दें यहाँ पे, और यही हैंडल सबमिट आप यहाँ से कट कर लें, हटा दें यहाँ से, और इसको वहाँ पे कॉल कर दें। हैंडल सबमिट में यहाँ पे कॉल करूँ, सेव किया मैंने, ठीक है, दोबारा सबमिट कर रहा हूँ, वैसे ही काम करेगा, सही है। ये बटन के बटन बटन से ऑन टाइप सबमिट टाइप लगाया ना मैंने, टाइप लगाया सबमिट, जब तक टाइप सबमिट नहीं होगा तब तक ये चलेगा नहीं आपके पास, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ऑन क्लिक को हटा के ऑन सबमिट कर दिया तो वो बटन को टारगेट कर रहा है। ऑन सबमिट ऊपर कर दिया, फॉर्म के ऊपर, फॉर्म को बता दिया कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा तब आप जो है ये वाला फंक्शन चला देना, और नीचे इनपुट टाइप, इनपुट की जो मैंने टाइप रखी है वो सबमिट रखी है, अगर सबमिट नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। इनपुट टाइप सबमिट रखिए, यही इंडिकेट कर रहा है उसको कि भाई अब सबमिट हुआ है। जब क्लिक करोगे तो सबमिट होगा तो वो डायरेक्टली पता चल जाएगा उसको, ठीक है। 2 तरीके, इससे पहले आपने ऑन क्लिक लगाया था डायरेक्ट इनपुट के ऊपर, डायरेक्ट इनपुट फील्ड के ऊपर, बटन के ऊपर डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही सबमिट किया, अच्छा यहाँ पे वैलिडेशन की बात है तो वैलिडेशन आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा दें, ठीक है, रिक्वायर्ड लगा देंगे तो वैलिडेशन आपके पास आ जाएगी। अब आप सबमिट करेंगे तो वैलिडेशन आ गई, ठीक है। टाइप ईमेल जब आपने रखा है तो आप रिक्वायर्ड डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आपके पास ईमेल की वैलिडेशन खुद ही आ जाएगी, ठीक है। @ वगैरह, हाँ, वो खुद आ जाएगा, वो खुद आ जाएगा इसमें, ठीक है। मैंने लिखा, यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, प्लीज़ फिल आउट, अब मैंने लिखा है तो अब आ रहा है @includes, आ गया ना, बस यही काम है आपका, ठीक है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड सिंपल वैलिडेशन है। बाकी फिर वो जो वैलिडेशन आपके पास जो दूसरी वाली है वो फिर रिजिक्स के थ्रू हो गया, सही है। वो रिजिक्स के थ्रू करना चाहो तो वो अलग कहानी है, फिर रिजिक्स का पूरा पैटर्न उठाना पड़ेगा आपको, फिर कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ, पासवर्ड की फील्ड लगाना, इस पर लगाना, काम तो यही करेगा ना। हाँ, रिजिक्स का अगर जिक्र किया हुआ है तो रिजिक्स, क्योंकि पासवर्ड वगैरह तो है नहीं, तो ईमेल के लिए तो ये बेसिक भी चल जाएगी आपके पास। पासवर्ड के लिए रिजिक्स जरूरी है।
पासवर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो है फिर वहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे ना। हाँ, पासवर्ड के लिए अगर लगाना चाहो आप तो लगा सकते हो कि भाई कैपिटल भी हो स्मॉल भी हो, सब फिर चेक करेगा। ये रिक्वायर्ड काम नहीं करता पासवर्ड पर। रिक्वायर्ड काम करेगा ना। अगर हम पासवर्ड नहीं होगा तो आप फिर वो कंडीशन अलग होगी, फिर वो आप इफ एल्स की कंडीशन लगाओगे कि पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर के जितना होना चाहिए बस, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास टाइप सबमिट आ गया और हमने सबमिट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। @ सबमिट हो जाएगा ना। फिर वो कंडीशन आप फिर लगाओगे ना कि आपको 8 कैरेक्टर होने चाहिए, 5 कैरेक्टर होने चाहिए, उस हिसाब से कंडीशन रिजिक्स वाली लगेगी ना। फिर रिजिक्स आएगा नहीं आपके पास इसके लिए ना, क्योंकि लॉगिन साइन अप तो देंगे नहीं आपको। लॉगिन साइन अप नहीं होता, बेसिकली आपके पास जेसन से डेटा फैच करना होता है, बाकी यूआई का काम होता है, यूआई से आपको काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको लोकल स्टोरेज में सेव करवा रहे हैं अपने सारे फीडबैक्स। एक फीडबैक नहीं स्टोर करवा रहे हैं, हम सारे करवा रहे हैं कि जब जब आपके पास फीडबैक नया आए आप उसको ऐड कर देना। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लोकल स्टोरेज चलेगा। तो लोकल स्टोरेज में हम क्या कर रहे हैं कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, एक लाइन का लोकल स्टोरेज होता है सेट के लिए भी और गेट के लिए भी। लोकल स्टोरेज जो सेट आइटम हमने किया है, और यहाँ पे हम सेट आइटम करके सबसे पहले हम बताएंगे आप कहाँ पे रखवाना चाह रहे हो, क्या फील्ड का क्या नाम है, ठीक है। जिस तरह आपके पास यहाँ पे की वैल्यू पेयर होता है जेसन में, तो वैसे ही आपके पास यहाँ पे आपने की डिफाइन करनी है कि की का क्या नाम होगा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया नाम फीडबैक्स, ठीक है। कॉमा लगा के अब आपने यहाँ पे कॉमा लगा देना है साथ में। अब आप इसकी वैल्यूज़ बताओगे कि इस फीडबैक्स की नाम जो आपने फील्ड बनाई है उसके अंदर आएगा क्या क्या। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि न्यू फीडबैक जो आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने ये किया है, ऊपर वाला जो हाँ। कंसोल डॉट हाँ, अभी फ़िलहाल मैं एक फीडबैक स्टोर करवा रहा हूँ। अच्छा, ये देखोगे कहाँ पे लोकल स्टोरेज, यहाँ पे आप एरो पे आओगे, यहाँ पे आएगा आपके पास एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज आ रहा है, यहाँ पे स्टोरेज के अंदर सबसे पहला ऑप्शन लोकल स्टोरेज और फिर ये स्टोरेज आ गया, की और वैल्यू आ रहा है। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा मेरे पास आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। ये फीडबैक तो वैसा का वैसा आ गया फीडबैक से, लेकिन ऑब्जेक्ट आ रहा है। मतलब आप जो डेटा स्टोर करवा रहे हो वो डायरेक्ट आप जावास्क्रिप्ट वाला डेटा स्टोर करवा रहे हो, आपने जेसन में कन्वर्ट नहीं किया। पहले आप जेसन में कन्वर्ट करके दो इसको, फिर आप स्टोर करवाओ। तो इसके लिए एक लाइन लगेगी आपका, ये जो न्यू फीडबैक है, न्यू फीडबैक से पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, दो मेथड ही मिलते हैं, पार्स और स्ट्रिंगीफाई। स्ट्रिंगीफाई हमने लगाया और उसके अंदर अब आप अपना न्यू फीडबैक भेज देंगे। सेव किया मैंने, दोबारा सबमिट कर रहा हूँ, अब मेरे पास पूरा फीडबैक आ गया, ठीक है। अब मैं चेंजेस करूँगा कुछ भी, मेरे पास क्या हो रहा है, अब ये अपडेट होते जा रहा है, अपडेट हो रहा है। मतलब ये पुराना फीडबैक था वो गया, उसकी जगह ओवरराइड कर रहा है। मेरे पास ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास सारे फीडबैक्स रखना चाह रहा हूँ, जितने भी यूज़र्स करें वो सब यूज़र्स का मेरे पास फीडबैक स्टोर रहें, ठीक है। तो फिर हम किस पे जाएंगे, एरे की तरफ। एरे की तरफ जाएंगे। एरे क्या करता है, मल्टीपल डेटा स्टोर करता है। अब मल्टीपल फीडबैक्स अब आपने स्टोर करने हैं, तो हम एरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब एरे की तरफ जाएंगे तो हम चलो बता देते कि भाई आप एरे के अंदर स्टोर रख दो, ठीक है। एरे डिफाइन कर दिया हमने, इसको एरे में डाल दिया। ये सेट आइटम क्या कि जो फीडबैक लगा है ऊपर वाला लगा है ऐसे ही, मतलब कौन सा ये सेट ये? आइटम ये तो नाम है ना, की का नाम है यहाँ पे रखा हुआ है की, इसी से गेट होगा, दोबारा गेट भी इसी से होगा, ठीक है। अब एरे में रखना है तो मैंने इसको बता दिया कि जो एरे बना दिया कि लेट फीडबैक्स इक्वल टू एन एरे, और इसमें मैंने न्यू फीडबैक रख दिया, ठीक है। और अब मैं इसमें न्यू फीडबैक की जगह मैं फीडबैक्स भिजवा रहा हूँ, सही है। अब भेज देते हैं ज़रा, भेज दिया, आ गया एरे, नीचे दिख रहा है आपको 0, ठीक है। दोबारा सबमिट कर रहा हूँ, अब मैं वैल्यू चेंज करके, ठीक है। क्या हो रहा है, अभी भी वो अपडेट कर रहा है, पुराने वाले को ओवरराइड कर रहा है, नया वाला रख रहा है, पुराना वाला हटा दे रहा है। तो हमको क्या चाहिए कि पहले पुराना वाला जो है वो भी रखे और नया वाला जो है उसके साथ ऐड कर दे। तो हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको अपना डेटा जो आपने स्टोर कर दिया लास्ट वाला उसको मंगवाना पड़ेगा, ताकि आपके पास पुराना डेटा पहले आ जाए। अभी आपके पास पुराना डेटा नहीं है, यूज़र ने जब सबमिट किया तो पुराना डेटा आपके पास मौजूद नहीं है, ठीक है। नया डेटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मंगवाएंगे। फीडबैक सबमिट करने से पहले, स्टोर करवाने से पहले हम यहाँ पे मंगवा लेंगे। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं कि लेट लोकल स्टोरेज
फीडबैक्स इक्वल टू, अब जो डेटा आ रहा है मैं उसको गेट करवा रहा हूँ, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे एक स्टेट भी बनवा सकते हैं, स्टेट बना लेते हैं हम कि आप टोटल सारे फीडबैक्स एक जगह पे आ जाएं। तो कॉन्स्ट या यूज स्टेट हमने किया, यूज स्टेट फीडबैक्स। और इनिशियल स्टेट में क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट में हम पहली ही दफ़ा हम यहाँ पे अपने लोकल स्टोरेज से सारे फीडबैक्स मंगवा लेंगे। वो कैसे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर आइटम का नाम क्या था, फीडबैक्स। तो फीडबैक्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी जो फीडबैक्स मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, जेसन में। अब जेसन से दोबारा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जेसन से जब कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको जेसन डॉट पार्स इस्तेमाल करना है इस टाइम। हम जब सेट करवाए थे तो हमने स्ट्रिंगीफाई किया था, अब हम पार्स करेंगे। तो मैंने कट किया इसको, जेसन डॉट पार्स किया मैंने, और इसमें मैं आके अपना पेस्ट कर दूंगा, सेव कर दिया। साथ ही साथ मैं बता दूंगा कि अगर जेसन से डेटा नहीं मिला तो आप एम्प्टी एरे स्टोर कर दो। तो आगे जाके मैं एक और की कंडीशन लगा रहा हूँ, और एन एम्प्टी एरे, मतलब अगर जेसन से डेटा मिल जाता है तो वो रखें, नहीं तो आप एम्प्टी एरे रख लें, ठीक है। तो हमने स्टोर करवाया, मैं कंसोल भी करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग फीडबैक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसोल आपको दिखा रहा हूँ, साथ साथ कंसोल रीलोड किया मैंने, आ गया फीडबैक पुराना वाला। अब इसमें ऐड करवाना है, तो जब भी हम पुराना डेटा रखना चाह रहे हैं और नया भी ऐड करवाते हैं तो हम स्प्रेड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जो हम 3 दिन से वो भी पढ़ रहे हैं कि डॉट 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 लगा रहे हैं, वो स्प्रेड ऑपरेटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फीडबैक स्टोर करने से पहले जैसे ही आपके पास फीडबैक आएगा तो हम क्या कर रहे हैं कि सेट फीडबैक्स कर लिया। इसके अंदर हम बता रहे हैं कि एक एरे है, और एरे बताने से पहले हम प्रीवियस स्टेट निकालेंगे, मतलब कि इसमें जो पहले फीडबैक स्टोर है उसको चाहिए, वो भी चाहिए मुझे। तो मैंने बोला कि प्रीवियस जो है आपके पास वो निकालें, एक एरो फंक्शन, और अब बता रहा हूँ कि एरे, ठीक है। प्रीवियस डेटा एरो फंक्शन बनाया तो प्रीवियस लिखा है, तो प्रीवियस के अंदर आपके पास पुराना डेटा आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास क्या करो, आप न्यू फीडबैक जो है आपके पास वो रखो, कॉमा लगा के डॉट 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 आपके पास जो है प्रीवियस भी रख दो, ठीक है। तो पुराना जो डेटा होगा वो भी रखा जाएगा, साथ ही साथ नया डेटा भी स्टोर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये कर दिया आपने। अब जब कंसोल में आप सेट करवाएंगे तो वो आप क्या करवाएंगे, डायरेक्ट फीडबैक्स ये वाले जो आपने ऊपर स्टेट बना दी, क्योंकि इसी के अंदर अब ऐड हो गया नया वाला आपका। तो हमने पहले अपने स्टोरेज में रखा, लोकल अपना यूज स्टेट के अंदर रखा, और फिर वो यूज स्टेट उठा के हम भेज रहे हैं आपको, सही है। अब देख लेते हैं ज़रा, क्लियर कर दिया मैंने इसको यहाँ पे, एक मतलब रीलोड किया है, और एक आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और एप्लीकेशन के अंदर हम यहाँ पे चले जाते हैं, एप्लीकेशन, और यहाँ पे आ गया लोकल स्टोरेज, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, एक और रख रहे हैं, admin@gmail.com, सबमिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सबमिट हो गया मेरे पास और यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है। सबमिट करता जा रहा हूँ, अब आते जाएंगे आपको ये सारे फीडबैक्स। अब आपके पास एज ए एरे स्टोर होगा। अब आपने जहाँ पे भी डिस्प्ले करवाना है वहाँ पे आप इसको मैप करवा लें। कैसे कि फॉर सपोज़ कि अगर मैंने यहाँ पे होम के पेज में या कहीं पे भी डिस्प्ले करवाना है तो या यहीं पे हमने फीडबैक्स गेट किए हुए हैं तो यहीं पे डिस्प्ले करवा लेते हैं, मतलब इसी फॉर्म के नीचे फ़िलहाल। लेकिन हम जब किसी और पेज में कर रहे होंगे तो आप ऐसे ही ये पूरी लाइन दोबारा लिखोगे, ये सिर्फ लाइन आपके पास पूरी दूसरी पेज में जाएगी, और फीडबैक्स के अंदर आपके पास सारे फीडबैक्स आ गए तो उसके ऊपर अब मैप मेथड चला रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी एक, पहले तो डिफ बना रहा हूँ, डॉट फीडबैक्स, इसके अंदर मैंने h1 डाला, यूज़र फीडबैक्स, और यहाँ पे अब इसके अंदर मैं मैप चला रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया कि फीडबैक जो है उसके ऊपर आप मैप चलाओ, और मैप चलाने के बाद आप इसके अंदर एक एरो फंक्शन पास करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो एरो फंक्शन के अंदर हमने बता दिया कि एफ आपके पास फीडबैक है, आप रिटर्न करें एक, क्या करें रिटर्न, एक डिफ रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफ बना रहा हूँ, ठीक है, डिफ बनाया। इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज़र नेम है तो h1 लगाया मैंने, यहाँ पे लिख दिया यूज़र नेम, और यूज़र नेम किस में आएगा, आप f डॉट यूज़र नेम, ठीक है।
मैप चला रहे हैं नॉर्मल, आपके पास एरे में स्टोर हो गया, जिस तरीके से जेसन से डेटा आपने गेट किया था वैसे ही अब हम लोकल स्टोरेज से भी गेट करके ले आए। आपके पास कंसोल में भी वैसे ही आएगा अब, ठीक है। कंसोल आप चेक करेंगे तो कंसोल में भी आपका सारे इसी तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। डेटा फैच कर लिया हमने, बस अब हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो आपने क्या किया, ऐप डॉट करके यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम, आगे सारे यूज़र नेम नीचे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम H5 के अंदर हम यहाँ पे ऐप डॉट ईमेल और पैराग्राफ के अंदर ऐप डॉट कमेंट्स, सही है। तो आपके पास सारे फीडबैक्स आकर डिस्प्ले हो गए। जब नया ऐड करोगे तो हाथ के हाथ नया भी डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास, सही है ना, क्लियर है।